Good morning, students. I welcome you once again to my English channel. Students, in my last video, I was explaining you the lesson Lost Spring by Anis Jung. In this chapter, I was explaining you about the meeting of Sahib, the rag picker, and Anis Jung, the author of this chapter. I also explained their conversation when they met. So now let's continue with the same that what happened further. Why are not you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. So now Anis Jung is asking one of the boy who was doing the work of rag picking along with the Sahib. As he was barefooted, अनीस जंग उससे पूछती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है. तो he answered, My mother did not bring them down from the shelf. वो कहता है कि उसकी मम्मी उसको चप्पलें पहनने के लिए नहीं देती हैं क्योंकि उन्होंने उसकी चप्पल्स को शेल्फ पे संभाल के रखा हुआ है. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तभी उसके साथ का एक दूसरा लड़का क्या जवाब देता है. वो ये बोलता है कि इफ़ इसकी मम्मी इसको चप्पल दे भी देंगी तब भी ये उन्हें नहीं पहनेगा, ये उन्हें फेंक देगा क्योंकि इसको चप्पल पहनने की आदत ही नहीं है. एंड दैट बॉय जिसने ये जवाब दिया, ही टू वॉज वियरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़. उसने जो जूते पहने हुए थे वो अलग अलग टाइप के जूते पहने हुए थे. शूज़ जो थे उसके मिसमैचिंग थे. वेन आई कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. जब अनीस जंग ने उसके शूज़ देखे जो कि मिसमैच थे, उसने कमेंट किया. तब उसकी बात को सुन के उस लड़की ने अपने फीट्स को शफल किया. शफल मीन्स मूविंग विदाउट लिफ्टिंग, यानी कि उसने अपने पाँव घसीटे और बोला कुछ भी नहीं. आई वॉन्ट शूज़, सीज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. उनके साथ एक तीसरा बॉय भी था, एक थर्ड बॉय वॉज ऑल्सो देयर एंड ही सेज दैट ही टू वॉन्ट्स शूज़. उसे तो शूज़ ही चाहिए क्योंकि कभी भी होल लाइफ में उसके पास शूज़ नहीं हैं. अभी तक की होल लाइफ में उसके पास शूज़ नहीं थे, तो इसीलिए उसकी इच्छा थी कि उसके पास शूज़ ही हों, इसीलिए वो चप्पल्स नहीं पहनता है. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. अब अनीस जंग शी सेज दैट कि कई सिटीज़ में वो गई हैं, कई विलेजेस में वो गई हैं, और जब वो घूमी है वहाँ पे तो उन्होंने क्या देखा है कि मोस्टली लोग जो हैं दे लिव बेयरफुट. वो चप्पल पहनते नहीं हैं, वो चप्पल ही नहीं पहनते हैं. और जब उनसे ये पूछा जाता है तो दे से दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी. ऐसा नहीं है कि उनके पास मनी नहीं है, बट दे गिव इट अ नेम ऑफ ट्रेडिशन. वो अपने यहाँ की ट्रेडिशन का नाम इसको दे देते हैं कि उनके यहाँ पे ऐसा ही होता है, उनके यहाँ का ये कस्टम है चप्पलें ना पहनना. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. अब उन लोगों की बात को अनीस जंग सोचते हुए ये कहती हैं, क्या एक यही एक्सक्यूज बचा है, क्या यही एक बहाना बचा है just to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual means never ending, जो कभी भी ख़त्म ना हो. तो इनकी जो पॉवर्टी है, जो कि ऐसे लोग हैं जो चप्पल्स नहीं पहनते हैं या जिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को, तो वो इसी टाइप के बहाने बनाते हैं, इसी टाइप के एक्सक्यूज़ देते हैं कि इट इज़ अ कस्टम. इट इज़ नॉट दैट दे डोंट हैव मनी टू बाय द स्लीपर्स. See, next one.
I remember a story a man from Udupi once told me. अब इसी बातों पे अनीस जंग को एक आदमी की कहानी याद आती है जो कि उडीपी का बंदा था, एंड उसने ये कभी इनको अपनी कहानी सुनाई थी जब वो एक यंग बॉय था. तो एज अ यंग बॉय he would go to the school past an old temple where his father was a priest. अब उस आदमी ने, उस मैन ने अनीस जंग को ये बताया कि जब वो एक यंग बॉय था, जब भी वो अपने स्कूल जाता था तो ऑन द वे देयर वॉज एन ओल्ड टेम्पल. और जब भी ये उस ओल्ड टेम्पल के आगे से जाता था, वहाँ पे उसके फादर जो थे वो प्रीस्ट थे. he would stop there for a short time and he would pray for a pair of shoes. वो जब भी उस टेम्पल के आगे से जाता था वो कुछ समय के लिए वहाँ पे स्टॉप होता था एंड ही प्रेज फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. वो भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रेयर करता था. 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन. 30 years के बाद जब अनीस जंग उस गांव में जाती हैं, उस गांव में जाती हैं, उस टेम्पल पे जाती हैं, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि अब एक डेसोलेशन की हवाओं में डूबा हुआ है. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. अब उस जगह पे जहाँ पे वो लड़का रहता था पहले, अब वहाँ पे एक नए प्रीस्ट आ गए हैं और उनके बैकयार्ड में लाल सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर्स डली हुई हैं. A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. जब ये अनीस जंग वहाँ पहुँचती हैं तो वो एक देखती हैं कि एक यंग बॉय यूनिफॉर्म पहने हुए, बाकायदा सॉक्स और शूज़ के साथ, कंधे पे स्कूल का बैग टांगे, हाँफता हुआ. पैंटिंग मीन्स हाँफना. जब आप भागते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है और सांस फूलने से आपको हाँफना आता है. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पैंटिंग हेयर. तो वो हाँफते हुए आता है, अपने स्कूल बैग को वो एक फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है. उस लड़के को देख के, लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. उस बच्चे को देख के अनीस जंग को वो पहले वाले बच्चे की प्रेयर्स याद आ जाती हैं जो कभी उसने देवी माँ से की थी, गॉडेस से की थी, भगवान से की थी कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दो. उसको तो नहीं मिले, लेकिन ये नई जनरेशन के नए बच्चे को शूज़ भी मिल गए और साथ में उसको सॉक्स भी मिल गई. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. उस बच्चे की हुई प्रेयर्स को गॉडेस ने सुन लिया था, मान लिया था. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़. अब जो नए प्रीस्ट आ चुके हैं वहाँ पे, अब उनके बच्चे जूते पहनते हैं. मीन्स इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस पहले से अच्छी हो गई हैं, इनके पास इतने फंड्स हैं कि ये अपने बच्चों को जूते चप्पल पहना सकते हैं. इसीलिए अब इनके बच्चे सॉक्स और शूज़ पहन के ही स्कूल जाते हैं. But many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. अब अनीस जंग she tells कि अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी किस्मत में अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. स्टिल अभी भी वो उसी लाइफ को जीने के लिए मजबूर हैं, जैसे कि वो बॉयज़ जो उनकी नेबरहुड में कूड़ा बीनने के लिए डेली आते हैं. यानी यहाँ पे वो साहिब और साहिब के दोस्तों को याद करती हैं और बताती हैं कि they are still not having shoes. So students, till now we have seen the author's experience with poverty and traditions prevalent in some parts of India.
and how she is describing the pathetic conditions of the rag pickers. Hope you all have understood the today's lesson. Do keep watching my videos. Thank you.